बीएलए ने बलूचिस्तान में बड़े हमलों की बड़ी तफसीलात जारी कर दी हैं। मुतअद्दिद हमलों की वीडियोस तस्वीर जारी कर दी हैं। बीएलए ने 13 एहलकारों की हलाकत, 2 फौजी कैंपों को नजर आतिश करने और भारी तादाद में गोला बारूद तहवील में लेने का दावा किया है। क्या बलोच जंगजुओं ने हरबी हिकमत अमली एक मरतबा फिर तब्दील करते हुए अजला और डिवीजन्स एक दूसरे में तकसीम करते हुए एक दूसरे को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है, और उसके बाद क्या होने जा रहा है इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर अहम तरीन मामला है कि रियासत BYC की क़यादत को डील पर मजबूर करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुकी है। क्या कोई बड़ा सानिया जन्म ले सकता है? क्या सजाओं और जबर के जरिए BYC को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया जा रहा है ताकि BYC को कलअदम तंजीम डिक्लेयर किया जा सके? समीदीन बलोच के घर पर एहलकारों ने घुसकर कितनी तबाही मचाई और क्यों मचाई? बलूचिस्तान में बयानिए की जंग को गोली और गाली में तब्दील किसने किया? जब आइन ही इस्टेब्लिशमेंट के सामने अपनी वुक़्क़त खो दे तो रियासत का अल्लाह ही हाफिज है। इसकी अहम तरीन तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक और मुतनाज़े मामला, जी नाज़रीन, एक और मुतनाज़े मामला जिसको इंतहाई मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है और रियासत उस पर सियासत करने की कोशिश कर रही है, वो मामला है कराची की फैमिली का। जी नाज़रीन, कराची की फैमिली जो बलूचिस्तान आई थी, क्वेटा आई थी घूमने, यानी बलूचिस्तान में किस तरह दहशतगर्दी का शिकार बनी। एक FC हेडक्वार्टर्स और 14 FC की चौकियों के बीच किसने गोली चलाई? गोली चलाने वालों ने खुद पुलिस को फोन करके लोकेशन दी या मुतासरा फैमिली ने कॉल की? पुलिस कितनी देर में पहुंची? रियासती सोशल मीडिया ने तहकीकात से पहले फौरी तौर पर बलोच जंगजुओं के खिलाफ बयानिया क्यों बनाया? बेगुनाह नौजवान अली जमील के कत्ल पर रियासत सियासत क्यों कर रही है? इस सानिये से जुड़े ऐसे कई अहम सवाल और कई अहम हकायक भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। आज पीर 29 जून 2026 है। आपसे वही गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें ताकि अगर कहीं मैं कोई गलती कर रहा हूं तो अपनी इस्लाह कर सकूं। और आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछ सकते हैं और अब मैं अपने प्रोग्राम्स में मरहलावार अब उन सवालात के जवाब देता जाऊंगा। आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में इब्तदा में कोई अहम तरीन मामला रखते हैं। आज का अहम तरीन मामला ये है कि आज क्वेटा के इलाके सरियाब में वाक़े बर्मा होटल के मकाम पर BYC की ज़ेर हिरासत रहनुमाओं के अहले खाना डॉक्टर महरंग बलोच सिबगतुल्लाह शाह जी को सुनाई गई उम्र कैद की सजा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। आज ये फैसला हुआ था गुज़िश्ता रोज, और ताहम पुलिस ने पूरे इलाके का मुआसरा कर रखा है और बड़ी तादाद में पुलिस की गाड़ियां, सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए और शदीद खदशात पाए जा रहे हैं कि इस पुरअमन एहतजाज में खलल डाला जा सकता है और शुरका को गिरफ्तारियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रिजन्स वैन्स भी वहां पहुंच चुकी हैं। इस हवाले से सरियाब रोड के दीगर तमाम इलाकों के अवाम से अपील की गई है कि वो बाहर निकलें और यकजहती का मुजाहरा करें। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद की हौसला अफजाई की जाती है कि वो इस पुरअमन एहतजाज में शिरकत करें और आवाज बुलंद करने में उनके खानदानों का साथ दें, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी देर के बाद क्या होने जा रहा है और बहुत अहम और बड़ी गिरफ्तारियां भी सामने आ सकती हैं। जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तकरीबन 4:15 बज चुके हैं और 4:15 बजे पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है और किसी को भी अंदर जाने या वहां से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं उस मामले की, उस वाक़े की। देखें, जब सानेहात सियासत की भेंट चढ़ते हैं तो वो अपनी वुक़्क़त और अहमियत खो देते हैं, क्योंकि इस वक्त खुद रियासत जब ऐसे सानेहात पर सियासत करना शुरू कर दे तो समझ लें कि सियासत अपने मुफादात का हुसूल चाहती है। गुज़िश्ता रोज में बलूचिस्तान में फैमिली के साथ दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले कराची के अली जमील के वालिद की वायरल होने वाली एक वीडियो देख रहा था।
वो पाकिस्तानियों से इल्तिजा कर रहे थे कि मेरा बेटा अपना मुल्क समझकर बलूचिस्तान गया था, मगर हम गलत थे। आज के बाद कोई बलूचिस्तान न जाए, मेरा बेटा आखिरी शहीद होना चाहिए। पाकिस्तान में जो इलाके महफूज नहीं हैं उन्हें नो गो एरिया डिक्लेयर कर दें। मेरे ख्याल में जब इसमें किसी और का कसूर नहीं है, इसमें अगर आप थोड़ा सा भी हक़ाइक़ का जायजा लेने की कोशिश करेंगे तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया का एक भयानक किरदार आपको नजर आता है। अगर मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया बलूचिस्तान के हक़ाइक़ से लोगों को आगाह करे, बताए उनको कि इस वक्त बलूचिस्तान जंगी सूरत हाल से गुजर रहा है, बलूचिस्तान की शाहराहें हों, शहर हों, गांव हों, गलियां हों, हर तरफ एक जंग छिड़ी हुई है और पुलों के नीचे बारूद भरा हुआ है, तो मेरे ख्याल में कि लोग एहतियात करेंगे और यही एहतियात बिलखुसूस पंजाब के लोगों को भी करना चाहिए। कल एक पंजाबी ने मुझे बहुत गंदी गाली देकर कहा था कि जिसका दिल करता है वो पंजाब के मतलब उस पे चढ़ जाता है। तो भाई पंजाब का किरदार ही ऐसा है, आप तो गुलाम इब्ने गुलाम हो, आप तो अंग्रेजों के जूते चाटने वाले हो। आपके सियासतदानों की जो नस्लें हैं वो अंग्रेजों की बदतरीन और गलीज तरीन गुलाम रही हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह इस वक्त आपको उसी गुलामी के सिले में इस खित्ते में इन जो बाकी सूबे हैं उन पर आपको मुसल्लत कर दिया गया और आप ही की दादागिरी की वजह से 1971 में बांग्लादेश जो अलग हुआ और अब बलूचिस्तान की राहें पाकिस्तान से अलग होती दिखाई दे रही हैं। तो बहरहाल जो भी हो, लेकिन इसके हक़ाइक़ बड़े खतरनाक हैं जो सानहा बलूचिस्तान में रूनुमा हुआ था। तो कराची की एक फैमिली क्वेटा की सैर के बाद कराची से वापस जा रही थी कि गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बायस रास्ता भटक कर उस दूर दराज इलाके में जा पहुंची। कार पर फायरिंग से अली जमील जाँ बहक हुए, जबकि उनकी अहलिया गोली लगने से जख्मी हुई और उनकी दोनों कमसिन बेटियां मौजूदा तौर पर महफूज रहीं। इस हवाले से हासिल होने वाली तफसीलात में सामने आया है कि पिछले 2 दिनों से मस्तूंग दश्त कुंड मसूरी के इलाके में यानी गुज़िश्ता हफ्ते 27 और 28 जून 2026 की दरमियानी शब एक खानदान को फायरिंग का निशाना बनाया गया, जबकि रियासती अकाउंट्स इस वाक़े को अलग रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो रास्ता भटक के जिस रूट की तरफ जा रहे थे वहां पर एक एफसी का हेडक्वार्टर है और हर एक चंद फरलांग के फासले पर कमोबेश एफसी की 14 वहां पर कैंप्स मौजूद हैं। जबकि रियासती अकाउंट्स का मैंने आपको बता दें, लेकिन अच्छा, दस्तियाब मालूमात के मुताबिक ये फायरिंग जिला मस्तूंग के करीब दश्त कुंड मसूरी के मकाम पर हुई, जहां तीन एफसी की बाकायदा चेक पोस्टें भी मौजूद थीं। इस रास्ते का आगाज और इख्तिताम पर भी एफसी और आर्मी के हेडक्वार्टर्स भी करीब ही बताए जा रहे हैं। गाड़ी सीधा क्वेटा की बजाय मस्तूंग के मस्तूंग के रास्ते कोलपुर की तरफ मुड़कर दश्त में दाखिल हुई और गालिबन आसिमाबाद के करीब इस पर फायरिंग की गई, जहां भी मुतअद्दिद एफसी चेक पोस्ट और छावनियां मौजूद हैं। अगर ये तमाम तफसीलात दुरुस्त हैं तो चंद बुनियादी सवालात जन्म लेते हैं कि इतने हसास और सिक्योरिटी से घिरे इलाके में ये फायरिंग किसने की। अगर बलोच मुसल्लह अफराद जिम्मेदार थे तो वो मुतअद्दिद चेक पोस्टों के दरमियान ये कार्रवाई करके बासानी कैसे निकल गए? क्या गाड़ी को मशकूक समझकर सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग की? क्या पहले टायरों को और फिर ड्राइवर को निशाना बनाया गया और उसकी वजूहात क्या थी? नेज़ किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जिम्मेदारी बलोच मुसल्लह अफराद पर या बलोच जंगजुओं पर डालने की कोशिश क्यों की गई, जबकि इस इलाके में पहले बलोच मुसल्लह अफराद की मौजूदगी या किसी कार्रवाई की कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई? जिन्होंने मारा उन्होंने ही कॉल करके पुलिस को लोकेशन बताई। वो बलूचिस्तान जो एक एसएचओ की मार है, उसकी डरपोक पुलिस सुबह 5 बजे तक इसलिए नहीं पहुंची कि कहीं उन्हें धोखे से ट्रैप न किया जाए। रात तकरीबन 10:45 पर पेश आने वाला वाकया पेश आया और सुबह के 5 बजे पुलिस का पहुंचना इदारों की बलूचिस्तान पे कितनी गिरफ्त है कि हकीकत को खोलने के लिए काफी है।
لیکن سوال یہ ہے کہ اس المناک سانحے کی شفاف تحقیقات کے لیے ضروری ہے کہ متاثرہ خاندان کا بیان عوام کے سامنے لایا جائے، پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کی جائے، جائے وقوع سے ملنے والی گولیوں اور شیلز کی فرانزک رپورٹ بھی پبلک کی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ فائرنگ کس ہتھیار سے کی گئی، اور واقعے کی مکمل آزاد اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے حقائق کو سامنے رکھے۔ اس کے علاوہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں کوئی بھی باشعور شخص تسلیم نہیں کر سکتا۔ پہلے یہ کہ یہ خاندان گوگل میپ کی وجہ سے راستہ بھٹک گیا، حالانکہ 30 جون 2025 سے اس پورے علاقے میں انٹرنیٹ مکمل طور پر بند ہے۔ دوسرا یہ کہ جس علاقے کا ذکر ہے وہ دشت و بیابان ہے، اس لیے اسے دشت کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مین شاہراہ RCD روڈ یعنی کوئٹہ کراچی شاہراہ، جو لاہور کراچی روڈ کی طرح 24 گھنٹے گاڑیوں سے بھری رہتی ہے، سے بھٹکنے کے بعد یہ خاندان کم از کم 5-10 کلومیٹر سنسان راستے کی طرف کیسے چلا گیا؟ یہ ایک معمہ ہے جسے کوئی منطق سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر بلوچ جنگجوؤں سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بلوچ جنگجوؤں کے حوالے سے متعدد مرتبہ ایسے پریس ریلیزز سامنے آئے ہیں جن میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں جو بلوچ جنگجو ہیں وہ سیویلینز پر وار نہیں کرتے۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اٹیک کس نے کیا، یہ فائرنگ کس نے کی، گولی کس نے چلائی، ان کو غلط راستے کی طرف کس نے بھیجا؟ تو اس حوالے سے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کسی نے فون کر کے پولیس کو لوکیشن بتائیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائرنگ کرنے والے یا تو سیکیورٹی فورسز سے ہیں یا پھر ان کی سرپرستی میں کام کرنے والے کسی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندے ہیں۔ اس سے ہٹ کر اور کوئی بات نہیں، کیونکہ فوری طور پر جس طرح سوشل میڈیا پر بلوچ جنگجوؤں کے خلاف ایک بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی گئی، فوری طور پر جو ہے وہ ایک ریاستی سوشل میڈیا ایکٹیو ہو گیا، اور تحقیقات سے پہلے ہی، کسی بھی تحقیقات سے بھی پہلے، FIR کٹنے سے بھی پہلے یہ نتیجے تک بھی پہنچ گئے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے۔ یہاں پر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ سارا گناہ، یہ سارا جرم، یہ سارا جو بھی کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اور بلوچستان میں آنے والے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح پچھلے دنوں سعید میمن جو سندھ کے ادیب، دانشور اور کالم نگار ہیں، ان کے ساتھ ہوا، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے مین اسٹریم نیشنل میڈیا کی طرف سے۔ تو اس حوالے سے ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے بات کی BYC کے حوالے سے، کہ BYC کے حوالے سے ریاست کیا کرنے جا رہی ہے، ریاست کیا کرنا چاہتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ اہم ترین حقائق ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ گزشتہ روز کیا ہوا تھا کہ BYC کے 80 رہنماؤں کے لواحقین کو پریس کانفرنس کی اجازت نہیں دی گئی۔ پریس کلب کے احاطے سے انسانی حقوق کے کارکن اور PTM کے رہنما زبیر شاہ آغا کو پولیس نے حراست میں لینے کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا۔ پولیس اور ریاست گردی انتہائی شرمناک عمل ہے۔ اس سے کہیں زیادہ شرمناک عمل کراچی میں BYC کے رہنما سمیع الدین بلوچ کے گھر پر پولیس گردی ہے، جو ظاہر کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی کتنی گر چکی ہے۔ سمیع بلوچ کے گھر کے دروازے، بیڈ روم کے دروازے، الماریاں سب توڑ دی گئیں۔ پولیس اور انٹیلیجنس اہلکاروں نے تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس غیر قانونی چھاپے نے سندھ حکومت کے کردار کو ایکسپوز کر دیا کہ سندھ میں اصل حکومت کس کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اگر ان کو سمیع الدین بلوچ کو گرفتار کرنا مقصود ہوتا تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ سمیع الدین بلوچ گھر میں ہے یا نہیں ہے، وہ کب گھر میں آئیں گی، یا گھر آتے ہوئے ہی ان کو دروازے پر گرفتار کر سکتے تھے۔ اتنا ان کا نیٹ ورک مضبوط ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ان کا مطلب صرف ہراساں کرنا تھا، ڈرانا تھا، خوف زدہ کرنا تھا تاکہ یہ BYC کے معاملے سے دور ہو جائیں، تو ارادہ یہی ہو تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بلوچستان میں پرامن سیاست پر پابندی، انسانی حقوق کی بات کرنے پر پابندی، پرامن احتجاج پر پابندی، بلوچ نسل کشی میں شدت، اظہار رائے پر پابندی، پریس کلب کے دروازے بند کر دینا، جبری گمشدگیوں میں تشویشناک حد تک اضافہ، یہ سب ثابت کرتے ہیں کہ بلوچستان پر اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور نام نہاد صوبائی حکومت کا کنٹرول مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔
इस वक्त बलूचिस्तान जबर और इस्तेमार के खिलाफ अपनी दिफा की जंग लड़ रहा है और अब ये जंग अपने इंतहा को पहुंच चुकी है। बलूचिस्तान में अब महज बयानिए की जंग नहीं चल रही, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने खुद बयानिए की जंग का रुख गोली और गाली की तरफ मोड़ दिया है। इस वक्त बात बयानिए की नहीं है। ये लोग समझते हैं कि बलूचिस्तान में जंग बयानिए की है, जबकि बलोचों के नजदीक ये जंग उनकी अपनी शनाख्त की है, शनाख्त की बका की जंग है। असल मसला यहाँ सियासी नुमाइंदगी की कमी, मुआशी और सियासी महरूमी, जबरी गुमशुदगियां, मारो और फेंको की पॉलिसी, मसनूई क़यादत और मुआशी, समाजी व सियासी पसमानदगी का है। हद तो ये है कि बलोच को अपने ऊपर होने वाले जबर के खिलाफ बात करने के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ता है, और जब वो बलोच इस्लामाबाद जाता है तो उन पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उन पर पार्लिमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, यहां तक कि आइन भी उनका दिफा करने से आजिज हो जाता है, एक नातवा सा, कमजोर सा हो जाता है। और अब मसला यह कि जब आइन ही इस्टेब्लिशमेंट के सामने अपनी वक़्त खो दे तो क्या ऐसी रियासत का मतलब अल्लाह हाफिज नहीं होना चाहिए? इस वक्त बीवाईसी को नहीं बल्कि बलूचिस्तान की हकीकी क़यादत को दीवार से लगाया जा रहा है। डील न करने पर उम्र कैद की सजा, अब डील न की तो बीवाईसी का लदम, फिर भी डील न की तो बाकी क़यादत भी गिरफ्तार, फिर भी डील न की तो दीगर साथियों को भी संगीन सजाएं। अब तो ये भी बैद नहीं दिखाई देता कि मुबैना तौर पर हुदा जेल कोयटा पर डेथ स्क्वाड के जरिए हमला करके बीवाईसी की क़यादत को ही कत्ल कर दिया जाए। आज कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी के 80 रहनुमाओं के अहले खाना इंसाफ, मुनसिफाना ट्रायल और बुनियादी इंसानी हकूक के हक में पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। आज भी पुलिस गर्दी होगी, रियासत गर्दी होगी, बल्कि आज तो कल से ज्यादा होगी, लेकिन इस रियासती जबर का अंजाम क्या होगा? यह है बहुत बड़ा सवाल। यही है वो बुनियादी नुक्ता कि जिस पर इस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा। पर सोचते वक्त ये जरूर याद रखा जाए कि बलोच ने सोच लिया है कि उन्होंने अपने रास्ते का इंतखाब कर लिया है। अब वो नौरोज खान और शहीद अकबर बुगटी की तरह रियासत के किसी झांसे में नहीं आने वाले। अब आप अपना खुद रास्ता चुनना है, ये जहन में रख के कि अब हार्ड स्टेट हो या हार्डर स्टेट हो, जवाब देना बलोच ने सीख लिया है। तो ऐसी सूरत हाल में जहां बलूचिस्तान में मामला इस नहज पर पहुंच चुके हों, उसके बाद आप मुझे बताएं कि बलूचिस्तान को हम कह सकते हैं कि वहां पर कोई रेट ऑफ स्टेट है? यही वजह है कि बीएलए ने खुलकर कहा है अपने एक एलामिये में, एक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो भी चल रही होगी, कुछ तस्वीर भी आएंगी। बीएलए ने ज़ियारत में पाकिस्तानी फौज के कैंपों पर हमले में 13 अहलकारों की हलाकत असलाह तहवील में लेने का दावा किया है। जारी एलामिया के मुताबिक हफ्ते के रोज बीएलए के कर्मचारियों ने एक मरबूत हिकमत अमली के तहत ज़ियारत में खरवारी बाबा के मकाम पर कायम पाकिस्तानी फौज के 2 अस्करी कैंपों पर बैक वक्त हमला किया। कर्मचारियों ने मुख्तलिफ सिमतों में से पेशकदमी करते हुए कैंपों का घेराव किया और जबरदस्त झड़प के बाद कामयाबी के साथ दोनों कैंपों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इस करीबी लड़ाई के नतीजे में फौज के 9 अहलकार मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर अहलकार अपनी पोजीशनें और हथियार छोड़कर भाग गए। कैंपों पर होने वाले हमले के बाद कर्मचारियों ने वहां मौजूद भारी मिकदार में जदीद अस्करी असलाह, मवासलाती आलात, गोला बारूद का जखीरा अपनी तहवील में ले लिया और बाद दोनों कैंपों को नजरियातिश करके मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे। कर्मचारियों के दीगर दस्तों ने मरकजी शाहराह पर पेशकदमी की कोशिश करने वाले एहलकारों के इमदादी काफिले को 2 मुख्तलिफ मकामात पर घात लगाकर निशाना बनाया और इन हमलों में 4 एहलकारों की हलाकत का दावा सामने आया है, जबकि इनकी गाड़ियों को भी तबाह किया गया। कोयटा में अगर हम बात करें तो कोयटा में स्प्री रोड पर दस्ती बम हमला हुआ है। पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। पंजगुर एयरपोर्ट रोड से एक नौजवान की गोलियों से छलनी लाश मिली है। जिला केच दश्त के इलाके पुलनगोर में कायम पाकिस्तानी फौजी कैंप पर मुसल्लह अफराद का शदीद हमला हुआ है और जिसमें
उसके बाद फिर बाजार को सील कर दिया गया। अगर गुमशुदगियों की बात करें तो जिला गवादर के इलाके पसनी में फोर्सेस के हाथों जबरी गुमशुदगी की इतलात सामने आई है। मकामी जरा के मुताबिक रात गए पेश आने वाले एक वाक़े में 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। लापता होने वालों में 2 भाइयों की शनाख्त रहीम लाल वल्द लाल बख्श और अमीर लाल वल्द लाल बख्श के नामों से हुई। बाकी 2 की शनाख्त मुमकिन नहीं। लेकिन जिला केच के इलाके दश्त शोलेग से ताल्लुक रखने वाले एक ज़ईफुल उम्र शख्स को गुज़िश्ता रोज गवादर के इलाके डोर चेक पोस्ट के करीब से फोर्सेज ने हिरासत में लेकर लापता कर दिया, जिसकी शनाख्त जाम अब्दुल्ला वल्द जाम मूसा के नाम से हुई है। ख्याल रहे कि इनके भाई हुदादाद के बारे में बताया जाता है कि वो इससे कबल फोर्सेस के एक ऑपरेशन के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर चुके हैं। तो बलूचिस्तान की ये सूरत है। लेकिन बलूचिस्तान की अगर हम सूरत हाल को और ज़्यादा डीपली देखने की कोशिश करें तो इस वक्त बलूचिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं उसके मुताबिक एक मरतबा फिर हरबी हिकमत अमली को तब्दील कर दिया गया है। इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि बलोच जंगजू ऑर्गेनाइजेशंस ने जो वो अजला और डिवीजन्स तकसीम कर ली हैं जिनमें उन जमातों की अक्सरियत है या जिन इलाकों पर उन जमातों का कंट्रोल उनको हासिल है। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त तकरीबन 75% बलूचिस्तान क्या जो है वो तकरीबन बलोच जंगजुओं के जो है वो कंट्रोल में आ चुका है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज आपने सुना होगा ना असेंबली में अरकान पार्लियामेंट खुद ये बेशर्मी के साथ एतराफ़ कर रहे थे कि हम अपने इलाकों में नहीं जा सकते। ढिठाई के साथ ये कह रहे थे कि जो बलूचिस्तान को न सुने जाने की वजह से 1 लाख बलोच जो है नौजवान है वो पहाड़ों का रुख अख्तियार कर चुका है। बड़ी ढिठाई से मतलब बजाय इसके कि कह दें कि भाई सियासी हल निकालो, इस्लामाबाद को सख्त मौक़िफ़ एक सख्त जवाब दो, लेकिन नहीं दे सकते ये लोग, क्योंकि ये वोट से तो मुंतखब हुए ही नहीं ना। ये तो वो है जो मकामी जो है वो जो फौजी अफसरान को भारी मुआवजे अदा करके और ये सिलेक्ट होके बलूचिस्तान असेंबली में पहुंचे हैं। यही वजह है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में जिस तरह आइन से मुतसादिम तरामीम की गई, इस तरह कोई भी इलेक्टेड असेंबली ऐसी हरकत किसी सूरत न करती जिस तरह इन्होंने किया है। तो बहरहाल इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। आप इस वक्त रियासत अगर 1000 मरतबा भी सोच ले, अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का थिंक टैंक अब अगर 1 लाख मरतबा भी सोच ले कि बलूचिस्तान के मसले को हम अब नॉन काइनेटिक वे से हल करने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अब बहुत देर हो चुकी। सूरज डूब गया। अब जो रात आई है, इस रात के बाद जो उजाला होगा वो किस तरह का होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर वक्त के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।